दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या आपसे मिस हो गया हो तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे कि इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया तो अभी काफ़ी अंडर परफॉर्म करा है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स को देखें जिसमें साउथ कोरिया आता है, साथ में जापान मार्केट आते हैं, चीन भी चलो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ इमर्जिंग मार्केट है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंडिया का जो मार्केट है वो अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि डेवलप कंट्री देखे यूएस तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो क्वेश्चन पहला तो ये बनेगा कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है क्या कभी, जिसमें इंडिया ने तो अंडर परफॉर्म किया और बाकी जो ग्लोबल मार्केट्स उन्होंने आउट परफॉर्म किया। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा पहले कि हिस्ट्री में कब कब ऐसा हुआ है और उसके बाद में मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया है, क्या रीज़न था इंडिया के अंडर परफॉर्म करने के पीछे का, जिससे आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि हाँ चलो ऐसा पहले भी हो चुका है। साथ में हम कुछ और डेटा पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। जब से 2017 आया है, ये शानदार बुल मार्केट था। 2018 के बाद में फिर मार्केट में चीज़ें ख़राब हो गई थी और कहते दोस्तों कि बुल मार्केट तो 2018 में ही ख़त्म हो गया था इंडिया में। 19-20 और ये जो 21-22 है ना, ये 24 तक, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के आने की वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हुई थी और उस वजह से चीज़ें उस हिसाब से प्ले हो गई। अब डेटा आपके सामने है जो आपको ये बताएगा कि एफ का जो नेट फ्लो है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये बिलियन डॉलर्स है और ये आप देख सकते हैं कितने साल का डेटा है। तकरीबन हम बोल सकते हैं ये 10 साल का डेटा है। तो 10 साल में एफ का जो नेट इनफ्लो है ना, अब वो हो चुका है शून्य, ज़ीरो। यानी एफ ने 10 साल में इंडियन मार्केट के अंदर $1 भी नहीं डाला है नेट में। यानी पैसे तो डाले हैं, कभी पैसे डाले हैं कभी निकाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल नेट इनफ्लो है 10 साल का वो है ज़ीरो। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं 19-20, इसके बाद में यहाँ पे 21 में अच्छी तेजी आती है। आईटी कंपनीज में पैसे लगाए जाते हैं क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर ऐसा कुछ था नहीं, एआई के अंदर भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद में ये क्रैश आता है रशिया यूक्रेन में और यहाँ पे टॉप बनता है। उसके बाद से कंटिन्यूसली एफआईज एआई के चक्कर में इंडिया से पैसे निकालते जा रही है और इमर्जिंग मार्केट में पैसे डिप्लॉय करती जा रही है। तो ये काफ़ी नेगेटिव डेटा है। एक और डेटा मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें फाइनली आपको पता चलेगा कि फिलहाल एफआईज के पास में कितना इंडियन मार्केट है। क्वेश्चन ये आता है कि एफआईज बिलियन डॉलर्स बेचती है साल में, जब भी बेचने पे आती है तो कितना पैसा एफआईज के पास में है, इंडिया का कितने परसेंट मार्केट अभी एफआईज के पास में बचा है। ये आपको दिखाएगा मंथली एफआई का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और ये अभी कितना हो चुका है 14, यानी 13.8% हम मान सकते हैं। मोटा मोटी 14% अभी एफआईज के पास में है इंडिया का मार्केट। बाकी मार्केट जो बचा हुआ है वो किसके पास में है, वो ऑब्वियसली प्रमोटर के पास में मैक्सिमम है। उसके बाद में हम डीआईज के पास में भी है, डायरेक्ट स्टॉक्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास भी है। लेकिन जो एफआई का एयूएम है ना, देखो कितनी तेजी से कम हुआ है। 2020 में ये था 20% के आसपास, उसके बाद में देखो तेजी से कम होता गया, ये कंटिन्यूसली नीचे ही जाता जा रहा है। तो एफआईज इंडिया से पैसे निकाल रही है। नेट इन्फ्लो हम देख चुके हैं अभी ज़ीरो हो चुका है 10 साल में, यानी $1 भी एफआईज ने, या हम बोल सकते हैं कोई मीनिंगफुल अमाउंट एफआईज ने डिप्लॉय नहीं करी है नेट के अंदर। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक और डेटा मैं आपको देता हूँ जिसमें हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इंडिया का इमर्जिंग मार्केट के साथ में वैल्यूएशन के संबंध में। यानी इमर्जिंग मार्केट के अंदर कितने मार्केट से, कई मार्केट से हम मोटा मोटी बोले तो चीन भी आ जाता है, जापान है, कोरिया है, ये मार्केट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि इंडिया की जो वैल्यूएशन है ना, हमेशा प्रीमियम पे रहती थी, आज भी प्रीमियम पे है, लेकिन वो प्रीमियम कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। प्रीमियम ज़्यादा कब मिलता है, जब अच्छे नंबर्स आने की होप हो, उम्मीद हो, डेटा सपोर्ट करता है अच्छे नंबर्स आने के लिए, ऐसा कुछ हो रहा हो कंट्री में। और जब भी ऐसा नहीं होता है तो प्रीमियम वो डाउन जाता है। देखो अभी प्रीमियम आ चुका है 2020 के लेवल पर, बहुत बड़ी बात है। उस समय तो क्राइसिस था और अभी भी क्राइसिस है एक तरह से, ग्रोथ को लेकर हम बोलेंगे, क्योंकि ट्रम्प जब से आया है तब से टैरिफ, ऑयल प्राइस, एआई, ये सब चीज़ें काफ़ी नेगेटिवली इंडिया को लेकर प्ले कर रही है। तो एवरेज हम बोले तो वैल्यूएशन 73% प्रीमियम पे रहती थी इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है ना उसके कंपैरिजन में। अगर इमर्जिंग मार्केट की वैल्यूएशन 100 थी तो यहाँ पे हम 173 लेते थे, ठीक है। और ये वैल्यूएशन 135% का प्रीमियम भी ले चुकी थी 2022 के अंदर, जब रिटेल इन्वेस्टर्स भी जोरों से माल खरीद रहे थे। एफआईज की भी अभी आपने बाइंग देखी उस समय। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीमियम है ना अपना कम हो गया और ये 24% पर आ चुका है, जो कि 2020 के बॉटम के आसपास है।
अब ये प्रीमियम कम क्यों है उसका पता ही है आपको रीज़न, कि आगे जो जीडीपी ग्रोथ है इतनी कुछ खास नहीं आएगी, डॉलर का जो बिल है वो काफ़ी बढ़ रहा है, ऑयल सप्लाई इशूज़ ये सब चीज़ें चल रही है अभी इंडिया के अंदर। सो क्वेश्चन दोस्तों अब ये बन जाता है कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या, कि इंडिया पहले भी अंडर परफॉर्म कर चुका है क्या, या ग्लोबल मार्केट के साथ ही चलता था। तो डेटा दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि 2003-4 में यूएस और बाकी जो एशियन मार्केट है ये सबसे पहले रिकवरी दे रहे थे। इंडिया ने इनिशियली यानी स्टार्टिंग में कोई रिकवरी नहीं दी है, लेकिन उसके बाद में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मेजर बुल मार्केट देखने को मिला है, और फिर इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के अंदर उसका नाम आ गया था। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आगे भी ऐसा होगा, फर्स्ट एक फैक्ट आप गांठ बांध के चलो कि जो रिटर्न आपने देखे ना 20, 21, 22, 23, 24 में, इम्पॉसिबल है आपको मिलेंगे। इंडेक्स में उठा लो, म्यूचुअल फंड में उठा लो, नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर यूएस मार्केट के साथ भी हम चले ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। हम उसी की बात करें कि क्या हम बाकी जो मार्केट्स हैं उनके साथ में चल पाएंगे या फिर नहीं, पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं 11 से लेकर 13, मैं चार्ट भी आपको बता दूंगा जिसमें और अच्छे से आपको आएगा समझ में, यूएस के साथ ही कंपैरिजन कर लेंगे। तो 11 और 13 में क्या हुआ था, यूएस मार्केट के टेक कंपनी के जो स्टॉक्स है ना वो स्टार्ट कर गए थे रिकवरी करना। जैसे मैं आपको जब भी नैस्डेक और निफ्टी के बीच में कंपैरिजन करता हूँ, तो नैस्डेक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2011 से लेकर अभी तक, निफ्टी कुछ नहीं है उसके सामने। और उससे पहले का जो टाइम था उसमें निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इमर्जिंग मार्केट में भी पैसे डालने चाहिए, बट अभी तो हाई पे है, जब भी गिरेंगे तब उस समय देखेंगे उन चीज़ों को भी। तो ये एक टाइम था जिसमें इंडिया पीछे था। इंडिया क्यों स्ट्रगल करा था, इंडिया स्ट्रगल करा था हाई इन्फ्लेशन, जो अभी भी चिंता है, पॉलिसी में चेंजेस, वीक रुपये, ये देख सकते हैं जो रुपया था वो वीक था, जो अभी भी है। इंडिया ने 2 से लेकर 3 साल तक अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी सारे ग्लोबल मार्केट्स को, जिसमें यूएस भी आता है, चीन भी आ जाता है। तो ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं 18-19 में देखो आप, यूएस टेक कंपनीज के स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे थे, जैसे आप मैं बता चुका हूँ 11 से लेकर ये आज तक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं, तो उसमें 18-19 भी आ गया। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, जिसमें एनबीएफसी क्राइसिस था, डीएचएफएल और कुछ आईआईएफएल, ये कुछ एनबीएफसी बर्बाद हुई थी, बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, हर जगह घपले हो रहे थे, येस बैंक की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। स्लोअर इकोनॉमी ग्रोथ जो अभी भी आएगी, ठीक है, आ भी रही है, ये सब चीज़ें पहले भी थी, ठीक है। हैंडफुल लार्ज कैप कंपनीज ने परफॉर्म किया, बट ब्रॉडर मार्केट वीक था, जो मैं आपको कहता हूं कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसा 18-19 में भी हुआ था। ओके आगे चलते हैं अब 25-26 करंट सिचुएशन, यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया मार्केट अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर एआई की वजह से इंडिया वीक है इसके अंदर। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है जिसमें इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है। साथ में क्या एआई की वजह से इंडिया वीक है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, एआई तो एक है ही, उसके साथ में बैंक्स, फिनेंस, ट्रेडिशनल सेक्टर पे हम हैविली डिपेंडेंट है, जिसमें अभी मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। ऑब्वियस है, क्यों होगा, जब वहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे। हमने माइक्रोन और इन कंपनीज की वैल्यूएशन देखी, 19, 17, 20 का पी है, उसमें नंबर्स देखो कैसे आ रहे हैं, तो क्यों वहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। अगर उनकी जगह हम भी होते तो हम भी वही पैसे डिप्लॉय करते हैं। तो एफआई जो क्या करते हैं, वो कभी कभी अपने मनी को शिफ्ट करते हैं बाकी मार्केट्स के अंदर, और जब इंडिया की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाती है तब मोस्टली ऐसा होता है, जो भी है। साथ में आप ये देख सकते हैं एआई इंफ्रा के अंदर हम पीछे हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी वीक परफॉर्म करें। तो अभी का रीज़न ये है, पिछले कुछ अलग अलग रीजंस थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है कि 6 से लेकर 24 मंथ मल्टीपल टाइम्स हमने देखा जिसमें साइकिल इंडिया की वीक रही, और उसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा। कोई गारंटी नहीं, देखो यहाँ से ये 6 से 24 महीनों के बाद इंडिया अच्छा करेगा, हो सकता है नहीं करे, तब भी ट्रम्प कब तक है, ये सब चीज़ें प्ले करेगी। एक्सपेक्ट ऐसे रखना है अपने को चीज़ों को, बस वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी स्टॉक्स के अंदर तो देखो काफ़ी मौके मिले हैं और काफ़ी मौके मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली भर भर के मौके मिलेंगे, आए दिन आपको मौके मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम ब्रॉडर मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया, 3-4, इंडिया 30% ऊपर, ठीक है, और इसमें यूएस मार्केट भी 30% ऊपर है। मैं डाउ जोन्स के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, नेस्टेक के साथ में फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि डाउ जोन्स में अलग अलग सेक्टर्स है निफ्टी की तरह।
अब इंडिया पहले रिकवर नहीं कर रहा था, लेकिन डाउ जोन्स ने पहले रिकवरी दिखा दी थी, हमने ये देखा 3 के अंदर 4 के अंदर। अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 11-13, जो भी सिचुएशन ऐसी है, वीक रुपीज, इन्फ्लेशन, पॉलिसी, ठीक है। इंडिया कैसा कर रहा था 11 से 13 में, सिर्फ 11% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। और इसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं डाउ जोन्स दिखाऊं जो कि एक डेवलप्ड मार्केट था, 30% वो चल गया। नैस्डैक ने तो और अच्छा परफॉर्म किया। तो यूएस मार्केट काफ़ी अच्छे थे उस समय। इसके बाद में आ जाते हैं हम 18-19 का डेटा देखने। 18-19 में आप देखो कैसा क्या है, नो रिटर्न्स, ज़ीरो। डाउ जोन्स हम देखें तो 14% के रिटर्न से। अब 18-19 में देखो गेम बना था स्मॉल एंड मिड कैप में क्रैश का। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है। 2018 में जो पीक था वो 9559 था इंडेक्स का, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये अंडर परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ये देखो कोविड से पहले डेटा मैंने लिया है सितंबर 19 का, कोविड का लूँगा तो बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो हम एक बार फिर कंपैरिजन करते हैं 18-19 का। तो कितना था ये 5000 समथिंग कुछ। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन बैठाऊँ तो 43% ये क्रैश हुआ था, 43% की डिक्लाइन थी। जबकि यूएस मार्केट बहुत अच्छा कर रहे थे, लार्ज कैप कंपनीज ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अगर कोविड नहीं होता तो ये कंपनीज बहुत मुश्किल से चलती, काफ़ी टाइम लगता है इनको रिवाइवल के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन पहले भी हो चुकी है, आगे भी होगी। आज की सिचुएशन है, एक साल में निफ्टी ने कुछ नहीं किया है, जबकि डाउ जोन्स ने 22% के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो पहले भी ऐसा हुआ है जिसमें निफ्टी कुछ नहीं करेगा, लेकिन 20-30% चल जाएगी मार्केट्स, उसके बाद में रिकवरी आएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रिकवरी आने के भी कुछ कुछ ट्रिगर्स होते हैं, हर टीजी का कुछ ट्रिगर होता है। अब वो ट्रिगर क्या होगा वो अभी किसी को नहीं पता है, और ना ही किसी को पता होता है। वो जब आएगा तो आपको टेक्निकल चार्ट्स के अंदर इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको फंडामेंटल्स में इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो ट्रिगर होगा टीजी का, वो वही ट्रिगर होता है जो मंदी का होता है, बस वो ट्रिगर हट जाता है। जैसे अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, क्रूड प्राइस ऊपर, ईरान वॉर, एआई, प्रीमियम वैल्यूएशन, तो ये सब चीज़ें जब जाएगी तब ही मार्केट चलेगा, उससे पहले ही चलना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए या तो कंट्री को कुछ करना पड़ेगा या टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाए, या जो निफ्टी की वैल्यूएशन है ये सब चीज़ें प्राइस इन कर ले। अब प्राइस इन करने में देखो प्रॉब्लम क्या है, एसआईपी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स मंथली बेसिस पे पैसा डाल रहे हैं, उस वजह से निफ्टी गिर नहीं पा रहा है, और उस वजह से एफआईज उस वैल्यूएशन को जहाँ पे होना चाहिए ना नीचे, वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो टाइम करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल सकता है ब्रॉडर मार्केट के अंदर। इस बीच छोटे छोटे डिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो फॉर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छे हो गए। स्टॉक्स का गेम आपको पता ही, वो नंबर्स के बेसिस पे चलेगा ही। तो आई होप दोस्तों मार्केट साइकिल के बारे में आपको समझ में आया होगा कि पहले भी ऐसा काफ़ी बार हो चुका है जिसमें इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है। बाकी पिछले वीडियोस आप देखना, ये कल मैंने 4 वीडियोस आपको दिए हैं स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, ये पिछले वीडियो को भी आप चेक कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।